हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सेल बायोलॉजी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है जेंट क्रोमोसोम्स, दैत्य गुणसूत्र बोलते हैं। और उसी जेंट क्रोमोसोम की एक वैरायटी है, एक टाइप है जिसे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसी के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, इन्हें जेंट क्रोमोसोम या दैत्य गुणसूत्र क्यों कहते हैं। दैत्य का मतलब क्या होता है? विशाल काय, ह्यूज बॉडी। जिसकी बॉडी ह्यूज होती है, विशाल होती है, उसको हम बोलते हैं दैत्य, बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो ये जो क्रोमोसोम्स है, इस आकार में इतने बड़े होते हैं कि इसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी सेल, उसका साइज इतना छोटा होता है कि हम उस सेल को भी विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। और हर सेल में एक अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप सोचिए कि क्रोमोसोम्स का साइज कितना छोटा होता है। इतने छोटे क्रोमोसोम्स को हम नॉर्मली अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इस आधार पे इसे हम बोलते हैं जेंट क्रोमोसोम्स या दैत्य गुणसूत्र बोलते हैं। तो आज हम जिस जेंट क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे उसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। तो पहले टाइटल लिखते हैं, फिर मैं यहां पर एक रफ आउटलाइन बनाऊंगा, फिर उसकी डिटेलिंग में हम जाते रहेंगे। टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं, इनका नाम पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों रखा गया है, सबसे पहले तो हमें इसी को समझना है। आप सभी जानते हैं कि पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली, यहां पे ये वर्ड बना हुआ है पॉली। पॉली का अर्थ क्या होता है? मीन होता है, मैनी होता है। और हम कहें टीन, इसके आगे के नाम का पार्ट है टीन, और टीन का मतलब होता है इसमें थ्रेड्स। यानी शब्द शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? लिटरली मीन ऑफ द पॉलीटीन मीन्स द मैनी थ्रेड। यानी एक ऐसा क्रोमोसोम्स, उसमें बहुत सारे थ्रेड्स हो, धागे के नुमा संरचनाएं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। आगे के नाम में भी आप देखेंगे, यहां पे नाम क्या आया? क्रोमो। क्रोमो का अर्थ क्या होता है? क्रोमो मीन्स कलर्ड। और इसके नेक्स्ट में लिखा हुआ है सोम, उसका मीन होता है बॉडी। तो एवरीथिंग इज क्लियर, literally means of the polytene chromosomes. And the chromo and zones means colored body. कैसी है कलर्ड बॉडी? जिसमें बहुत सारे थ्रेड हो, ऐसी कलरफुल बॉडी को हम क्या बोलेंगे? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक बार पहले आउटलाइन देखते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम की, फिर आप साइड में हम यहाँ पर एक पिक्चर लगाएंगे, आप उसको देखिएगा कि वास्तव में कैसे दिखाई देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और इसका एक लाइन डायग्राम कैसा होता है उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे एक रफ अपने आउटलाइन बनाते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम की। उससे पहले एक सिंपल क्रोमोसोम का मैं डिस्कशन कर लेता हूं। आप सभी ने पढ़ा हुआ है क्या? जो एक नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, ताकि इसको समझने में आसानी रहेगी। एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसमें क्या होता है? एक सेंट्रोमियर होता है और दो क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। एक नॉर्मल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जिसकी डिटेल में हमने एक और वीडियो बना रखी है, उसमें आप वहां पढ़ेंगे। यहां पर मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं कि ईच एंड एवरी क्रोमोसोम्स कंटेन्स at least two sister chromatids and the one centromere. The centromere is the joining site of these two sister chromatids. Okay, यहां पे ये हो गया टीन, एंड ये भी है एक टीन, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पे थोड़ा सा मैं क्लियर करूं, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? जो मैं आउटलाइन बनाऊंगा वो है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का एक क्रोमोसोम। आउटलाइन को पहले समझते हैं। देखिए, ये जो क्रोमोसोम्स है, इसमें भी क्या होगा? जैसे मैंने बताया, एक नॉर्मल क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है, इसमें एक सेंटर है, उसको हम सेंट्रोमियर नहीं कहेंगे, उसको हम क्रोमोमियर कहेंगे। सेंट्रोमियर के प्लेस पे क्या बोलेंगे? क्रोमोमियर। तो ये एक हो गया क्रोमोमियर। अब इसके ऊपर बहुत सारी आर्म्स है, क्रोमोसोम्स है,
वो आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? नॉर्मली हम देखते हैं सभी क्रोमोसोम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल आर द सेपरेटेड एंड द आइसोलेटेड इन द फॉर्म. But here in the Drosophila melanogaster, there are 4 pair of chromosomes that are fused, joined on a center that is called as the chromocenter. धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि ये नॉर्मल क्रोमोसोम से डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं. तो हमने कहा कि यहाँ पे ये एक जो क्रोमोसोम है, ये इसमें एक क्रोमोसोम यहाँ पे इसमें ऐसे अटैच्ड है, ये एक क्रोमोसोम है अटैच्ड है. 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें ड्रोसोफिला में. इसी तरीके से एक और बात करें तो यहाँ पे एक और छोटा क्रोमोसोम अटैच्ड रहता है ऐसे. इसी तरह बात करें तो नेक्स्ट एक और ऐसे आर्म लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक वी लुक इन द ब्रिटल स्टार. इसी तरीके से ऐसे इसमें बहुत सारी ये आर्म्स बनी होती है, ऐसे ये बनी हुई है ना. सिमिलरली यहां पर भी मैं एक और आर्म बना लेता हूं. आपको डायग्राम को लर्न करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको इसकी कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर करनी है, क्योंकि ये आर्म से मूवेबल कंडीशन में है. ऐसे है इसमें 1 2 3 4 5 और 6 हमने आर बनाई है. एक्चुअल में ये ड्रोसोफिला के डिफरेंट डिफरेंट क्या है क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में अटैच्ड है इस सेंटर पे, जिस सेंटर का नाम हमने कहा क्या है, क्रोमोसेंटर. क्रोमोसेंटर. बहुत सारी डिटेल आने वाली है इस वीडियो में, तो आप धैर्य के साथ में समझते रहें, तब आपको क्लियर समझ में आएगा. कंप्लीट टॉपिक सब समझ में आएगा जब आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक में आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे. जल्दबाजी नहीं करना. तो हमने कहा कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं. उसमें 4 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं क्रोमोसोम लिख देते हैं, अलग से आपको नोट्स में नोट करने की जरूरत न पड़े. ड्रोसोफिला melanogaster, you have already studied in the genetics about this fly. This is an important fly and this fly is commonly called as fruit fly. इसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं. क्यों कहते हैं फ्रूट फ्लाई? क्योंकि जब जिस स्थान पे बहुत सारे फ्रूट्स पड़े रहते हैं तो उसकी जो स्वीट फ्रेग्रेंस आती है, मीठी गंध आती है, उनके साथ ही आकर्षित होती है और फ्रूट्स के आसपास ये रहती है, इसलिए इसका नाम रखा गया फ्रूट फ्लाई. और इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? हमने कहा 4 पेयर्स है. 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं. 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं. यहां पे उन्हीं में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करूंगा, आपको समझ में आता रहेगा साथ साथ में. ठीक है. ये वाली जो आर्म है ये है इसका एक्स क्रोमोसोम. आपने पढ़ा हुआ है सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं. ड्रोसोफिला में ये वाला जो आर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये एक एक्स क्रोमोसोम को प्रेजेंट कर रही है. अब इसके नंबर्स की बात करते हैं. ये जो 3rd क्रोमोसोम है ये है इसका 4th नंबर का क्रोमोसोम है, या हम ये कह दें इसको हम 4th आर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक कंपोजिट स्ट्रक्चर हो गई है. ओके. यहां पर इसको भी मैं लिख देता हूं, क्या है, एक्स आर्म. ये हो गया 4th आर्म. यहां पर ये दोनों ही आर्म क्या है, सेकंड आर्म है. क्लियर कर देंगे आपको. सेकंड आर्म में ये लेफ्ट है और ये राइट है. तो यहां पे इसकी लेबलिंग मैं कर देता हूं. ये सेकंड है और सेकंड का कौन सा है आर्म? ये है सेकंड की राइट आर्म है. और ये वाला क्या है, ये भी सेकंड है और ये है सेकंड की लेफ्ट आर्म है. एक्चुअल में ये दोनों क्रोमोसोम सेकंड वाला ही है. जैसे आपने इस स्ट्रक्चर में देखा था कि एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड से सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, ऐसे ही ये वाला एक ही क्रोमोसोम है. ये वाला सेकंड नंबर क्रोमोसोम है और ये यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर फ्यूज्ड रहता है, इसलिए हमने इसमें 2 आर्म बनाई है. सिमिलरली ये दोनों ब्रांच हैं, इसको कहते हैं 3rd आर्म कहते हैं. ये है इसकी 3rd आर्म है और ये है इसकी लेफ्ट आर्म. सिमिलरली ये वाली भी है 3rd आर्म है और ये वाली है
राइट आर्म है इसकी। तो इस क्रोमोसोम की एक कॉमन आउटलाइन इस तरीके से होती है, उसके बारे में अपने समझेंगे अभी। तो क्या कहा मैंने, ये एक्स आर्म हो गई है। अब बात आती है वाई क्रोमोसोम की, ध्यान से सुनिएगा। इसमें वाई क्रोमोसोम इतना छोटा होता है कि वो क्रोमोमियर के साथ ही फ्यूज्ड रहता है। ये जो वाई क्रोमोसोम है वो बहुत छोटा है। वाई आर्म आर वेरी स्मॉल है, और ये क्रोमो सेंटर के साथ ही फ्यूज्ड रहता है, इसलिए हमें अलग से ये आर्म के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हमने बात की पहले कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की एक आउटलाइन क्या होती है। अभी हम समझेंगे ये स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है और हमें इसको पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। अभी हम पहले कुछ और एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये क्रोमोसोम किस में होता है, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर में। उसके अलावा किन किन एनिमल्स में ये होता है। डिप्टेरा एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इंसेक्टा का, जिसमें हाउस फ्लाई आती है डिप्टेरा में, जिसे घरेलू मक्खी बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका, उसमें ये होता है। उसके अलावा एक एनिमल होता है काइरोनोमस, उस काइरोनोमस का जो लार्वा होता है उसमें भी ये होता है। इंसेक्ट्स की जो गट एपिथेलियम होती है उनमें भी ये बनते हैं। इंसेक्ट्स की गट एपिथेलियम की जो सेल्स हैं उनमें भी ये बनते हैं। और इवन मैं बात करूं अगर किसकी, प्लांट्स की, तो प्लांट्स में आपने नाम पढ़ा हुआ है, ओव्यूल का नाम पढ़ा हुआ है प्लांट्स में। अभी हम फोटो यहां लगाएंगे, आप देखना। उस ओव्यूल में होती है सिनर्जिड्स होती है और एंटीपोडल सेल्स होती है ना। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स, ये अभी आपको हम एक डायग्राम लगाएंगे। यहाँ पर आप एक डायग्राम में आप देख पाएंगे सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स क्या होती है, उस फोटो में देखेंगे। इन सभी में क्या होते हैं, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम की स्टडी हम किस स्टेज में कर सकते हैं, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें इसकी स्टडी करनी हो तो सेल डिवीजन की हम कौन सी स्टेज को लेंगे, हम कहेंगे प्रोफेज में हम इसको क्लियरली देख सकते हैं, प्रोफेज स्टेज में, कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। ये तो हमने अभी एक केवल जनरल आउटलाइन की बात की है। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का डेवलपमेंट क्यों होता है, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो ये होगी जनरल आउटलाइन, और ये मैंने आउटलाइन बताई है द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। अभी और इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, आप समझते जाएंगे। पहले अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है, जेंट क्रोमोसोम्स इतने जेंट कैसे बने। यहां से ध्यान से सुनते हुए आप जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपको समझना है, जितना ध्यान से सुनेंगे समझ पाएंगे। और यही इस पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो जो मैं लाइन एक एक बोलता जाऊंगा, आप उसको अगर नोट करते जाएंगे तो इसके आपके नोट्स बन जाएंगे कि व्हाई द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक फेज ऑफ द इन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नंबर 1 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कोई भी सेल जब अपने साइज में ग्रो करती है तो एक निश्चित साइज एक्वायर करने के बाद में उसमें एक सेल डिवीजन होता है और फिर दो छोटी स्मॉल सेल्स बन जाती है। अगेन ये स्मॉल सेल्स साइज में फिर ग्रो करती है, ग्रो होने के बाद अगेन सेल डिवीजन होता है, फिर उससे 4 सेल्स बन जाती है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कंटिन्यू बढ़ती है। और हम जानते हैं जब कोई सेल अपने साइज में बढ़ती है तो सेल डिवीजन होता है। उसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसके बाद में साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है। अगर मैं आउटलाइन की बात करूं, अगर एक नॉर्मल आउटलाइन, तो हमने कहा कि कोई भी अगर सेल है, जैसे हमने कहा ये एक सेल है और इस सेल में क्या है, इस सेल में एक है न्यूक्लियस। ये जैसे ही सेल अपने साइज में बढ़ती है
मान लेते हैं ये साइज के अंदर बढ़ गई है, इतनी हो गई है, ग्रो कर गई है, और आपको पता है सेल ने जब ग्रो किया तो उसके बाद में क्या होगा, इस सेल में सेल डिवीजन होगा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सेल डिवीजन की वीडियो अलग से बनी हुई है। तो क्या होगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एट फर्स्ट the nucleus divide into two daughter nucleus that is called as the karyokinesis। दो बन जाते हैं, पहले न्यूक्लियस बनते हैं और दो न्यूक्लियस बनने के बाद में क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और दो बन जाती है डॉटर सेल। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है सेल डिवीजन का, हम पढ़ते हुए आए हैं। हमने कहा कोई भी एक नॉर्मल सेल होती है, जैसे ग्रो करती है, साइज में ग्रो कर जाती है, फिर इसका जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन हो जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दो डॉटर सेल्स बनती है, स्मॉल इन द साइज। दिस इज ए कॉमन फिनोमेना ऑफ द सेल साइकिल ऑफ एनी सेल। यहां क्या हो रहा है, यहां कहां पे मैं बात कर रहा हूं, टू साइड्स का डिस्कशन कर रहा हूं। कहां पे, इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में जो सेल्स है वो मेटाबॉलिकली हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। तो फिर क्या होगा, सेल में होता है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन से पहले आपको पता है क्या काम होता है, डीएनए का होता है डुप्लीकेशन। देखिए फिर मैं बता रहा हूं, सेल डिवीजन की कहानी आपको आनी चाहिए यहाँ पे, इसको डिटेल में समझने के लिए, तब आप समझ पाएंगे कि पॉलीटिन क्रोमोसोम कैसे बनते हैं। जब कभी भी कोई सेल का सेल डिवीजन होता है तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई सोमेटिक सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। जब उसमें सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, तो दो सेल्स बनती है। जैसे इसमें अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं और इससे दो सेल्स बनी, एंड ईच सेल receive the 46 and the 46 chromosome. But question is that if a mother cell has the 46 chromosomes, in that condition, how it is possible that daughter cell contains 46 plus 46 is equal to 92 chromosomes? नहीं हो सकता। तो क्या हुआ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये जो 46 क्रोमोसोम्स है इसमें जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेट कॉपी, डबल हो गया नंबर में डबल हो गया, फिर इसको हाफ एंड हाफ कर दिया तो 46 रिसीव हो गए। लेकिन यहां पे किसमें, सैलिवरी ग्लैंड की सेल्स में क्या होगा, जब ये सेल्स है वो क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसको भी करना चाहती है सेल डिवीजन, लेकिन इस सेल डिवीजन में जैसे यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है वो नहीं हो रहा है। हमने कहा इसकी जो सेल्स हैं, इस सेल्स के अंदर भी क्या है, एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, ये है इसका डीएनए। ये डीएनए क्या करेगा, डुप्लीकेशन करेगा। ये न्यूक्लियस करेगा डुप्लीकेशन, बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन, बार बार अपनी मल्टीपल कॉपीज को करेगा। डीएनए का तो डुप्लीकेशन हो रहा है, परंतु इस न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन टूट नहीं रही है, क्रोमोसोम फ्री नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे डीएनए बनते जा रहे हैं वो सारे के सारे डीएनए एक्यूमुलेटेड हो गए, इस न्यूक्लियस के अंदर ही इकट्ठे होने लग गए। कितनी बार डुप्लीकेशन हो रहा है उसकी भी मैं अभी बात करता हूं। हमने कहा कि सैलिवरी ग्लैंड की जो सेल्स है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है, तो इसमें डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। और कितना टाइम होता है डुप्लीकेशन, 10 टाइम्स। डुप्लीकेशन भी कितना हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है 10 टाइम। ईच डीएनए डुप्लीकेट 10 टाइम्स डुप्लीकेशन हो रहा है। तो आपको पता है जब डुप्लीकेशन होगा तो नए क्या बनते हैं, क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, नए बनेंगे क्रोमेटिड्स। अब हमें यह देखना है कि नए क्रोमेटिड है वो कितने बनेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, 2⁴n, ये क्या बनेंगे, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स बनेंगे, इतने बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा 2 की पावर है 10,
यहां पर n लिखा है और यहां n कितना है 10, हमने कहा 10 टाइम्स हुआ, तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे 10 टाइम्स करेंगे जब आप मल्टीप्लीकेशन, तो हमें क्या रिसीव हो रहा है 1024 क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतने सारे क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। जब सेल हाइपर एक्टिव हो रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रही है, तो ईच डीएनए क्या करेगा डुप्लीकेशन करेगा, अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बढ़ाएगा। कितनी बार डुप्लीकेशन होगा 10 टाइम्स डुप्लीकेशन होगा, 10 टाइम डुप्लीकेशन। तो क्रोमेटिड्स कितने बनेंगे, तो हमने कहा 2 n, एंड n क्या है डुप्लीकेशन, यानी कि 2 की पावर n 2 की पावर 10, जब 2 मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो फाइनली हमारे पास डिजिट क्या आ जाएगी 1024 क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस डुप्लीकेशन प्रोसेस। इतने ज्यादा एक क्रोमोजोम में, यहां पे हमने कहा ड्रोसोफिला में तो क्रोमोजोम कितने हैं, ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स है, 4 पेयर्स है, यानी कि टोटल क्रोमोजोम कितने हुए 8 हो गए, 8 हो गए। और each and every chromosomes contains 1024 chromatids। इतने ज्यादा क्रोमेटिड्स बनने लगे और सारे कहां बन रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं ये क्रोमेटिड्स। न्यूक्लियस रप्चर नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस की वॉल टूट नहीं रही है, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो ये सारे क्रोमेटिड्स क्या करेंगे एक दूसरे के पैरेलल जुड़ते रहेंगे। जैसे एक क्रोमेटिड हुआ, दूसरा क्रोमेटिड, फिर तीसरा क्रोमेटिड, ऐसे सारे क्रोमेटिड 1024 क्रोमेटिड्स आर अरेंज्ड पैरेलली, पैरेलल अरेंज्ड हो जाएंगे। तो सोचो क्रोमोसोम कितना मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, साइज में ह्यूज हो जाएगा, और इतना बड़ा कि इसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, जेंट क्रोमोजोम्स कहते हैं। अगेन बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि जब सेलेवरी ग्लैंड ऑफ द ड्रोसोफिला, द सेल्स इन द सेलेवरी ग्लैंड becomes metabolically active, in that condition each DNA molecules start replication and duplicate 10 times and makes 1024 chromatids. Then each chromosomes contain 1024 chromatids, and these chromatids are arranged parallelly side by side to form a huge size chromosomes। ठीक है ना, ये इतना ह्यूज है that we can see under the normal light microscope। That's why this chromosome is called as the Gent chromosomes। तो हमने इसका ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का साइज इतना बड़ा क्यों होता है, लगभग 2000 माइक्रोमीटर इनका जो साइज है कितना रहता है, लगभग मैं यहां लिख देता हूं 2000 माइक्रोमीटर, इतना तक साइज इसका बढ़ जाता है। और अभी तो पूरी बात क्लियर नहीं है, मैंने कहा ईच क्रोमोजोम कंटेन 1024 क्रोमोजोम। और यहां पे अभी मैंने जो आउटलाइन की बात की है ना, इस आउटलाइन के अंदर अभी चीजें क्लियर नहीं हुई है, मैं समझाता हूं आपको। यहां पे ये क्रोमोजोम भी फ्यूज्ड है, यहां पर मैंने लिखा है ये एक्स आर्म है, मैंने एक्स क्रोमोजोम नहीं लिखा है। हमने कहा ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। 4 पेयर्स मींस किसका पेयर, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम है, होमोलोगस पेयरिंग होती तो हम कहते हैं 23 पेयर्स है। सिमिलरली जैसे ह्यूमन बीइंग में हम क्या बोलते हैं, फीमेल में क्रोमोजोम 44 प्लस XX, मेल में X एंड Y। यहां पे अगर ये फीमेल का क्रोमोजोम है, अगर ये फीमेल का क्रोमोजोम है तो ये Y तो नहीं होगा, लेकिन X कितने होंगे 2। ये जो X आर्म है, ईच X आर्म क्या है, फ्यूज्ड टू X क्रोमोजोम, 2 X क्रोमोजोम के फ्यूज होने से ये बनी हुई है X आर्म। 2 X क्रोमोजोम के फ्यूज होने से बनी X आर्म, और ईच X क्रोमोजोम कंटेन 1024 क्रोमेटिड्स। इसका मतलब इसमें कितने होंगे, मैंने कहा देखिए कंफ्यूज नहीं होना, X आर्म है, इसमें 2 X क्रोमोजोम में फ्यूज हो गए
और हर एक में कितना है 1024 क्रोमेटिड्स है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इस आर में कितने होंगे 204 इन 2048 chromosomes are present in a single X arm. Similarly, each and every arm composed of 2048 because all the chromosomes are fused. Just like हमने कहा इसको सेकेंड आर्म में 2 आर है, 2 नंबर क्रोमोसोम के आर्म है, तो यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, 2 नंबर का होमोलोगस क्रोमोसोम वो फ्यूज्ड है इस आर्म में, इसलिए इसमें भी क्या होगा 1024 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2048 क्रोमेटिड्स आर फाउंड इन ईच आर्म। तो इसलिए ये इतना बड़े साइज के होते हैं। अब ये हमारे जब समझ में आ गया है, अब मैं थोड़ी और डिटेल में चलूंगा, अभी इसमें काम पूरा हुआ नहीं है। देखिए ये जो आर्म्स मैंने बनाई है ना, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैंड दिखाई देते हैं, है ना, बेल्ट के समान बैंड बने हुए हैं। यहाँ पर एक बार मैं ड्रॉ करने के लिए ऐसे बना दूं, यहाँ पे ऐसे, इसकी ईच एंड एवरी आर्म हैज डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न्स एंड नाउ we have to learn about the bending pattern of this Lamb-Bruce chromosomes. Each and every dark part is called as the band and the light part between these bands is called as interbands. Okay, this is the band, dark part है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, band बोल रहे हैं, और the space between the part of the R between two bands is called as interbands. अब हम इसकी डिटेल को समझेंगे कि बैंड और इंटरबैंड क्या होते हैं, ये डार्क और लाइट क्या होते हैं और इनका फंक्शन कैसे होता है। अभी बोर्ड में हम इस साइड में लिखना शुरू करते हैं ताकि आपको पूरा एक साथ दिखाई दे। अभी हमने ये कहा कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें बहुत सारी आर्म्स है और उस आर्म्स में क्या है, बैंड और इंटरबैंड्स होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट कैसे होता है उसको हम बोलते हैं बेंडिंग पैटर्न। तो यहाँ पे मैं पहले एक टाइटल लिख देता हूं, बेंडिंग पैटर्न, बेंडिंग पैटर्न इन द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ओके, तो यहां पे हमने कहा कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी मैं एक सिंपल सी आर्म बना लेता हूं, ये एक है इसकी सिंपल आर्म है, जितनी आर्म हमने बनाई मैं उसी की बात कर रहा हूं। फिर हमने कहा इन आर्म में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बैंड्स होते हैं, अलग अलग आपको डार्क और लाइट कलर में दिखाई देते हैं। तो ये जो डार्क पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, और बैंड्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरबैंड्स बोलते हैं, इंटरबैंड। ये इंटरबैंड, ये हो गया बैंड। दीज आर द बैंड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, these are the bands. A dark stand part is called as the band and the light stand part between the bands is called as interband, interband, interband. These all are the interbands है। ये डार्क और लाइट स्टैंड है, कैसे हैं यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें डिफरेंस भी हो जाएगा। ये कैसे हैं, ये वाला पार्ट है डार्क स्टैंड है, इसकी जब स्टैनिंग करेंगे डार्क कलर में होगा, और ये वाला कैसा होगा, ये होगा लाइट स्टैंड पार्ट है। साथ साथ में आप ये भी नोट करते चलें कि एग्जाम में आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एग्जामिनर को आंसर बुक को चेक करने में आसानी रहेगी, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। देन क्वेश्चन अराइजेज कि बैंड डार्क क्यों है, तो हमने ये कहा कि इस बैंड में जो डीएनए है वो कैसा है, हेट्रोक्रोमेटिन स्टेज में है, हेट्रोक्रोमेटिन स्टेज में है, और ये जो इंटरबैंड है इसमें डीएनए कैसा है, डीएनए है यूक्रोमेटिन स्टेज में है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। देन व्हाट इज द मीन ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, सिंपल सी बात, डीएनए कॉम्पैक्ट है इसलिए नाम रखा गया है हेट्रोक्रोमेटिन। हम कहेंगे कॉम्पैक्ट है डीएनए, कॉम्पैक्ट। और हम ये कह सकते हैं कि डीएनए कैसा है, टाइट कोइल्ड है, डीएनए है टाइटली कोइल्ड डीएनए है यहाँ पे, और यहाँ पर कैसा है डीएनए, यहाँ पर है लूज, हम कह सकते हैं लूजली कोइल्ड है, लूजली कोइल्ड है।
यहाँ पे कॉम्पैक्ट और टाइट कोल्ड है, इसलिए स्टेनिंग करेंगे, ज्यादा स्टेन डीएनए से अब्जॉर्ब होगा और ये डार्क कलर में दिखाई देगा। यहाँ पर डीएनए लूज है तो इसको स्टेनिंग करेंगे, हल्का कलर का आएगा, इसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। अभी और समझना है इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए ये जो डीएनए है कौन सा है, बैंड है, इसमें जीन्स कम होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें जीन्स क्या होती है, इसमें जीन्स होती है कम, तो मैं यहां लिख देता हूं फ्यू कह दें, या हम कह दें इसमें लेस जीन्स होती है, और इसमें क्या होगा मोर जीन्स होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैंड्स एंड इंटरबैंड्स, तो आप ऐसा एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहां पे हम एक लाइन और लिख रहे हैं, फिर उसको समझेंगे। मैंने कहा हेट्रोक्रोमेटिन में जो डीएनए है वो डीएनए कैसा है, अभी एक्टिव नहीं है, या मैं ये कहूंगा कि ये होता है लेस एक्टिव होता है, डीएनए लेस एक्टिव है, और इसमें जो डीएनए है वो हाई एक्टिव है। ये कैसा है, हाई एक्टिव है। अब ये रटने की बात नहीं है कि इसमें बैंड में लेस एक्टिव डीएनए क्यों है और इसमें हाई एक्टिव डीएनए क्यों। आपने पढ़ा हुआ है डीएनए की पैकिंग में कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा है कि आपने कहा कि एक हिस्टोन प्रोटीन का कोर होता है, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन का कोर होता है, और आपने पढ़ा इसके ऊपर डीएनए क्या होता है, ऐसे चारों तरफ रैपिंग करके एक मॉडल बनाता है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसकी हमारी एक अलग से वीडियो आ रखी है न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। जब डीएनए टाइटली कॉइल्ड होगा तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन नहीं बना पाएगा, इसलिए हम उस डीएनए को कहते हैं इनएक्टिव बोलते हैं। जब डीएनए टाइटली पैक्ड है तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग ही नहीं होंगे, वो हाईली टाइटली कोल्ड है। इसलिए मैंने क्या कहा, बैंड में कैसे होते हैं, डीएनए कॉम्पैक्ट होता है, टाइटली कोल्ड होता है, इसलिए वो खुलेगा नहीं, तो डीएनए से आरएनए बनेगा ही नहीं। तो डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तो हम कहेंगे डीएनए कैसा है, इनएक्टिव है या लेस एक्टिव है। जब डीएनए से आरएनए कम बनेगा तो इस पार्ट में अंडरस्टूड बात है, आरएनए भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे इस पार्ट में क्या होंगे, फ्यू आरएनए होंगे, या हम कहते हैं आरएनए का अमाउंट है वो लेस होगा, जबकि इसमें क्या होगा, हाई अमाउंट में आरएनए होगा, हाई आरएनए है। क्योंकि डीएनए एक्टिव है इसलिए डीएनए से आरएनए बनता रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा, इसलिए इस पार्ट में आरएनए का अमाउंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अब यहां पे एक और चीज आपको समझनी है, जिसके लिए यहां पे एक डायग्राम और बनाते हैं जो इसको वेरी इंपॉर्टेंट बनाएगा समझने के हिसाब से। बैंड और इंटरबैंड क्या होता है ये हमें क्लियर हो गया, और बैंड और इंटरबैंड में डिफरेंस क्या होता है वो हमारे सामने क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इस बैंड के अंदर क्या है, क्रोमेटिड की अरेंजमेंट कैसा है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम इसको और जूम कर लेते हैं, मोर मैग्नीफाई कर लेते हैं, तो हम इसमें क्या पाएंगे उसी को मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हुआ चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने आपको पहले कहा इस एक आर्म में सिंगल क्रोमोसोम में 1024 क्रोमेटिड्स होते हैं, वो सारे तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको बताता हूं क्या होगा। ऐसे एक क्रोमेटिड आया और इस क्रोमेटिड ने ऐसे टर्निंग की, अगेन टर्न किया, अगेन टर्न किया, फिर सीधा चला गया, फिर क्रोमेटिड ने टर्न किया, ऐसे कोइलिंग की, फिर ये सीधा चला गया। सिमिलरली दूसरा क्रोमेटिड आएगा, उसमें भी क्या हुआ, ऐसे ऐसे ये ट्विस्टिंग करेंगे और फिर आगे चलेंगे ऐसे इस तरीके से। फिर तीसरा क्रोमेटिड आएगा, अगेन ये ऐसे कोइलिंग करेगा और इस तरीके से कोइलिंग करेगा। फिर अगेन हम कंसीडर कर लेते हैं ये नेक्स्ट है, उसने कोइलिंग की और इस तरीके से ये क्रोमेटिड्स होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, ऐसे अरेंज्ड रहते हैं क्रोमेटिड्स इसमें। तो जहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है जहां हाईली कोल्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या था, इसी को हमने नाम क्या रखा था, बैंड रखा था। सिमिलरली यहां पर भी ये जो पार्ट है इसका नाम भी हमने क्या रखा था, बैंड रखा था। और इसके ऊपर का जो पार्ट है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको हमने क्या नाम रखा था,
इंटरबैंड नाम रखा था। ये वाला पार्ट है इंटरबैंड, दो बैंड के बीच में। तो यहां पर डीएनए है, हाईली कॉम्पैक्ट कोल्ड नहीं है, इसलिए ज्यादा एक्टिव था। ये टाइटली पैक्ड एक्टिव है। तो ये बैंड और इंटरबैंड है, इंटरनली ऐसे बनते हैं बाय द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमेटिड्स। मैंने कहा कि डीएनए यहां पे लेस एक्टिव है, मींस ट्रांसक्रिप्शन कम हो रहा है, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो रहा है। अब अगर कभी भी इस पार्ट में अगर हम ये कहें, तो अगर कहीं हम ये कहें, अब मैं इस पार्ट को ले रहा हूं, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे इंटरबैंड, इंटरबैंड, और ये क्या है, बैंड। मैंने कहा ये वाला जो बैंड है इसमें डीएनए हाईली पैक्ड है, और जब इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, जब कभी इस डीएनए में, इस बैंड के अंदर जो डीएनए है वो एक्टिव फॉर्म में आएंगे, तो क्या करेंगे, ये पहले कॉइलिंग इसकी खुल जाएगी। ये जो कॉम्पैक्ट टाइटली कॉइल्ड है वो लूजली कॉइल्ड होगा और खुल जाएगा। कैसे, देखो यहां पे देखिए डायग्राम में हमने कहा यहां पर ही आया, यहां पर क्या था, देखिए मैं दो पार्ट बना रहा हूं, पहले बैंड बैंड बना रहा हूं, इसको इंटरबैंड और इंटरबैंड को ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर ये था इंटरबैंड का पार्ट था, ये वाला इंटरबैंड का पार्ट है, ये वाला भी क्या है, इंटरबैंड का पार्ट है। ये वाली मैंने अभी ड्रॉ किया, ये इंटरबैंड और इंटरबैंड को ड्रॉ किया। अब इस ये वाला पार्ट जब एक्टिव होगा तो डीएनए की क्या होगी, अनकॉइलिंग हो जाएगी, कुंडलन खुलने लग जाएंगे। कुंडलन खुलने लग जाएंगे तो ये डीएनए क्या होगा, ऐसे कोइलिंग ये खोल लेगा, पूरा खुल जाएगा, जैसे स्प्रिंग खुलती है इस तरीके से ये खुलने लग जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे ये खुलने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पार्ट हमें ऐसे दिखाई देगा, जैसे बीच में से कुछ फूल गया हो। इस फूले हुए पार्ट को बोलते हैं पफ। इस फूले हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, पफ, क्रोमोजोमल पफ। और पफ बनने की क्रिया को बोलते हैं पफिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पफ्स इज कॉल्ड एज द पफिंग। और ये पफ कहां बना, इस बैंड के पार्ट में बना। कैसे बना, जब हाईली कॉम्पैक्ट डीएनए प्रेजेंट इन द बैंड अनकॉइल्ड एंड बिकम एक्टिव टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो ये पार्ट क्या हो गया, फूल गया। यहां पे जैसे बांधी हुई स्प्रिंग को छोड़ती है, ऐसे बिखरती है, वैसे, ताकि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए, डीएनए से आरएनए बन जाए। तो ये पफ बन गया है। इस पफ का नाम इस क्रोमोसोम की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट बालबियानी के सम्मान में बालबियानी रिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालबियानी रिंग्स बोलते हैं। इसका नाम है बालबियानी रिंग्स बोलते हैं। बालबियानी, मैंने वहां बताया नहीं है आपको, रह गया। बालबियानी ने इस क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी 1881 में। 1881 में बालबियानी ने इसकी डिस्कवरी की थी, पोलिटीन क्रोमोसोम की, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय द बालबियानी। तो उसके ऑनर में हमने इस पफ का नाम रख दिया बालबियानी रिंग। इसका मतलब ये तय है कि ये पफिंग या बालबियानी रिंग कब बनती है, जब बैंड में जो डीएनए होता है वो एक्टिवेट होता है। तो यहां भी बालबियानी रिंग बन सकती है, यहां भी बालबियानी रिंग बन सकती है, जहां जहां बैंड होंगे बालबियानी रिंग बनती रहती है। और दो बालबियानी रिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसको मेजर कर सकते हैं, जैसे बैंड के बीच के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, दो बालबियानी रिंग के बीच के बैंड को मेजर कर सकते हैं। बालबियानी रिंग बनती है तो एंड भी हो जाती है। डीएनए एक्टिव हुआ तो पफ बन गया, डीएनए का जब काम हो गया तो वापस कॉइलिंग हो गई तो वो पफ एंड हो गया। तो पफिंग का बनना हटना एक सीक्वेंशियल, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। तो इस पफिंग के पैटर्न को समझ करके मैपिंग की जा सकती है, जीन मैपिंग की जा सकती है। तो हमें कोई कह दे कि पोलिटीन क्रोमोसोम्स में इस पफ का रोल क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम इसकी सिग्निफिकेंस में क्या कहेंगे कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जीन मैपिंग। इससे हम जीन मैपिंग कर सकते हैं, इस पैटर्न से हम जीन मैपिंग को कर सकते हैं।
अब बात आती है कि कौन से ऐसे केमिकल्स है जो इस बाल यानी रिंग के बनने को एक्टिवेट करते हैं। इंसेक्ट्स में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एक्डाइसन। एक्डाइसन ये वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसकी केमिकल नेचर की बात करूं तो ये स्टेरॉइड नेचर का होता है। ये जो एक्डाइसन हार्मोन है ये पफिंग को एक्टिवेट करता है, इंड्यूस करता है, पफिंग को इंड्यूस करता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ पफिंग or for making the bulb and a ring, that is the ecdysone hormone found in the insects. Or one of the another important function of ecdysone is it initiate the molting process. Molting क्या होता है एक डिटेल में थोड़ा सा भी बताऊंगा। उसके अलावा ये ecdysone क्या काम करता है, ये करता है मोल्टिंग को इंड्यूस करता है। मोल्टिंग थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। इंसेक्ट्स के डेवलपमेंट के दौरान आपको पढ़ा हुआ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग से लार्वा निकलता है, फिर लार्वा से सेकंड लार्वा, थर्ड लार्वा, देन एडल्ट बनता है। तो बिटवीन द एग एंड द एडल्ट फॉर्म देयर आर ए सीरीज ऑफ लार्वल स्टेजेस आर फाउंड, दैट इज कॉल्ड द इंस्टार लार्वा। तो एक इंस्टार लार्वा से दूसरे इंस्टार लार्वा में जो कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं मोल्टिंग कहते हैं। डिटेलिंग अलग चैप्टर में आएगी, लेकिन डेफिनेशन के लिए मैंने आपको समझा दिया। एक लार्वा का दूसरे लार्वा में रूपांतरण होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन लार्वा इनटू द अनदर इंस्टार लार्वा, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मोल्टिंग एंड दिस एक्टिविटी इज आल्सो इनिशिएटेड, एक्टिवेटेड और इंड्यूस्ड बाय द एक्डाइसन हार्मोन्स व्हिच इज ए स्टेरॉइड नेचर हार्मोन होता है। ठीक है, अभी हम आपको कुछ और चीज समझा देते हैं, वो कि जब कभी भी लेबोरेटरी में, जब कभी लैब में आपको क्या करना हो, लार्वा से पॉलीटीन क्रोमोसोम को आइसोलेट करना हो, तो किस प्रोटोकॉल से करते हैं? विच मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द आइसोलेशन ऑफ दिस लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स? ये अभी हम देखते हैं। इसको पहले बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये अभी हम आगे काम शुरू करने से पहले ये पूरा आप अभी तक जो समझाया गया है इसको पूरा एक ही बोर्ड में कवर कर रखा है। तो आप इसका क्या करेंगे, मैं अभी साइड में हो जाऊंगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको सेव कर लीजिएगा, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और एग्जामिनेशन के अंदर जितना इसमें हमने रिप्रेजेंट किया है उतना ही आपको लिखना है। यहां से शुरू करेंगे ड्रोसोफिला से, फिर टाइप्स के बारे में, देन स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रोसोफिला पॉलीटीन क्रोमोसोम्स एंड देन बेंडिंग पैटर्न, और उसके बाद में पफिंग पैटर्न को। तो मैं अभी थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं बोर्ड को साफ करके अभी आपको समझाऊंगा हाउ टू आइसोलेट पॉलीटीन क्रोमोसोम्स फ्रॉम द लार्वा।